नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच पर, जहां मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी लोग पिछले 1-1.5 माह से अपनी आगामी जो बहुप्रतीक्षित और बहुचर्चित पुलिस भर्ती परीक्षा है उसके लिए प्रयासरत हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो आशा करता हूं कि आप लोग भी घर में जहां पर भी हैं वहां पर खूब पूरी तैयारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आपकी उसी तैयारी में हम भी आपके सहयोगी की भूमिका के रूप में प्रतिदिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके साथ उपस्थित होते हैं, जिससे कि आपकी जो तैयारी हो वो और भी अधिक पुख्ता और बेहतरीन हो सके, जिससे कि आप परीक्षा में अपने प्रश्नों को सही करके सफलता की ओर एक कदम को बढ़ा सकें। तो आइए साथियों, अपनी उसी क्रम में आज के इस अंक में, जो कि हमारी 36वीं क्लास है, उसमें हम आप सभी के सामने हिंदी विषय के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और कुछ ऐसे प्रश्न जो पूर्व में भी हमने किए हैं उन प्रश्नों के रिवीजन के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं। तो आइए हम और आप मिल करके संवाद के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। और मेरी आपसे फिर से एक बार निवेदन कि आप सभी जहां पर भी हैं पूरी तैयारी के साथ बैठ जाएं और ये हमारा जो सेशन है इसको अपने मित्रों में और जो भी लोग क्या कहते हैं ज़रूरतमंद है, जो परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, किसी कारणवश क्या कहते हैं कोई भी ऐसी कारणवश जो है वो कोचिंग नहीं जा सकते हैं, तो उनके मदद के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो आइए साथियों, अपनी आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज की अपनी चर्चा का पहला प्रश्न। तो साथियों, आज की हमारी चर्चा का पहला प्रश्न जो है वो स्टार्ट होता है वर्तनी से। तो आज की हमारी चर्चा का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हमको वर्तनी सही यानी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए ये क्या बनेगा, तो इस यहाँ पर आपकी जो सही वर्तनी होगी वो वर्तनी हो जाएगी ऑप्शन सी, सन्निधि। ठीक है, सन्निधि। अब यहाँ पर अगर आप चर्चा करोगे तो देखो किस प्रकार से इस पद को तोड़ोगे। इस पद को तोड़ोगे तो यहाँ पर ये पद सम और निधि में टूटेगा, सम और निधि में टूटेगा। और यहाँ पर जब माँ संबंधी नियम को आप लगाते हो तो माँ संबंधी नियम में माँ किसमें, माँ जो है वो अनुस्वार में परिवर्तित होती है, अनुस्वार में परिवर्तित होती है। तो अनुस्वार के कारण यहाँ पर देखिए ये पद माँ जो है वो अपने पंचमाक्षर यानी अनुस्वार ना में परिवर्तित होगी, तो ये शब्द बन जाएगा सन्निधि। क्या बन जाएगा? सन्निधि। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मृगेंद्र में कौन सी संधि है? मृगेंद्र में कौन सी संधि है? विकल्प दे रहा है, ए गुण स्वर संधि, दूसरा बी यड़ स्वर संधि, तीसरा सी अयादि स्वर संधि और चौथा डी दीर्घ स्वर संधि। तो अगर आप इस पद को देखो तो साथियों, हमने आपको बताया था कि संधि में पहचान के लिए कि जिस जगह से संधि होती है उस जगह पर जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या परिवर्तन, जहाँ पर संधि हो रही है वहाँ पर क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। और ए ये किसके फलस्वरूप मिलता है? तो मेरे सभी भाई जानते हैं कि ए मिलता है किससे? आ और ई से। आ और ई से। और आ और ई जो है ये किस संधि के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं साथियों किसके अंतर्गत? गुण संधि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? गुण संधि। अगर इस पद को आप देखो तो अब मैं आपको पद को तोड़ करके दिखाता हूं। तो ये पद क्या होगा? देखिए साथियों, मृग धन इंद्र। क्या होगा? मृग धन इंद्र। अब जरा यहाँ पर देखिए तो साथियों, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हुआ? यहाँ पर पहले पद का अंतिम वर्ण मिला आ और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण क्या मिला साथियों? मिला ई। तो आ और ई मिलकर के किस में बदल गए? ए में बदल गए। और ये बन गया क्या? ये बन गया मृगेंद्र। यानी यहाँ संधि कौन सी हो गई? तो आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट, गुण स्वर संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में कौन सा समास है? तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? पहला ए तत्पुरुष, बी द्विगु समास,
सी बहुब्रीहि समास और डी द्वंद्व समास। तो साथियों देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पर दो पदों का प्रयोग हो रहा है। एक पद क्या है? कमल, और दूसरा पद क्या है भाइयों? दूसरा पद है नयन। दूसरा पद क्या है? नयन। अब अगर यहाँ पर दो पदों को देखिए तो कमल और नयन, तो यानी इस पद को अगर हम देखें तो क्या कहेंगे कि कमल रूपी नयन, कमल रूपी नयन। ठीक है, अब कमल रूपी नयन है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक पद किसका हो गया? एक पद किसका हो गया? एक पद हो गया उपमान का, एक पद हो गया उपमान का, और दूसरा पद हो गया किसका? उपमेय का। दूसरा पद किसका हो गया? उपमेय का। या इसी को हम बोल सकते हैं एक पद क्या है साथियों? एक पद है विशेषण, एक पद है विशेषण, और दूसरा पद मेरे भाइयों क्या है? दूसरा पद है विशेष। दूसरा पद क्या है? विशेष। और आप सभी जानते हैं कि अगर क्या हो, उपमेय और उपमान या विशेषण और विशेष का पद हो, विशेषण और विशेष का पद हो, तो साथियों वहां पर आपका आंसर जो होता है वो क्या होता है? कर्मधारय होता है। क्या होता है? कर्मधारय होता है। लेकिन अब क्या है, देखिए प्रश्न की खासियत, प्रश्न की विशेषता कि भाइयों यहाँ पे कर्मधारय समास तो दिया ही नहीं हुआ है, विकल्प में कर्मधारय समास तो दिया ही नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे? तो साथियों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको विशेष रूप से कंडीशन बताई थी। अब उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर निकालते हैं। वहां पर एक पॉइंट मैंने लिखवाया था, नोट के रूप में लिखवाया था। ये पॉइंट अगर आप लोगों को याद हो कि अगर कोई पद कैसा हो जिसमें विशेषण और विशेष का प्रयोग हुआ हो, कैसा हो? विशेषण और विशेष का प्रयोग हो, तो वहां पर दो कंडीशन आपको चेक कर लेनी होती हैं। दो कंडीशन आपको चेक कर लेनी होती है। अगर पद क्या दे? पद का अर्थ कैसा हो? सामान्य अर्थ हो। पद का अर्थ कैसा हो? सामान्य अर्थ हो, तो मेरे भाइयों 100% वहां पर कौन सा समास हो जाता है? वहां पर कर्मधारय समास हो जाता है। कौन सा हो जाता है? कर्मधारय समास हो जाता है। पक्का? अच्छा, और यहीं पर अगर देख ले, यहीं पर क्या है कि विशेषण और विशेष का पद हो और वो सामान्य अर्थ ना दे करके कैसा अर्थ दे रहा हो? कोई विशेष अर्थ दे रहा हो। कैसा अर्थ दे रहा हो? विशेष अर्थ दे रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है साथियों? ऐसी कंडीशन में यहाँ कर्मधारय नहीं होकर के समास क्या होता है? बहुब्रीहि हो जाता है। कौन सा हो जाता है? बहुब्रीहि हो जाता है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर कमल नयन की बात करें तो देखिए साथियों, कमल नयन की अगर बात करें तो कमल नयन का मतलब हुआ कमल रूपी नयन, यानी नयन जो कैसे हैं? कमल के समान है। यानी एक पद क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है कि नयन कैसे हैं? कमल के समान है। और दूसरा पद क्या है? दूसरा पद विशेष है, वो क्या है? नेत्र है। क्या? नयन है, नेत्र है या नयन है। तो कमल नयन का मतलब क्या हो? कमल नयन उसकी विशेषता हो गया। अच्छा, अब यहां पर देखिए, अब अगर लोगे तो इसका अर्थ बेटा कैसा मिलेगा? तो कमल नयन का अर्थ जो मिलेगा सामान्य मिलेगा। क्या मिलेगा? सामान्य मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब चीज की ओर ले जा रहा हूं। पेपर में जो आप लोगों को बड़ा दिक्कत कर जाता है, एक छोटे से प्रश्न के माध्यम से हम चीजों को आपको क्लियर कर रहे हैं। तो अगर सामान्य, अब देखिए, अगर यहां विकल्प में कहीं पर भी कर्मधारय समास होता, अगर विकल्प में कर्मधारय समास होता तो निश्चित ही मानिए आपका आंसर यहां पर क्या होता? आपका आंसर यहां पर कर्मधारय समास होता। यानी अगर हम बोले कि कमल नयन में कौन सा समास होना चाहिए, तो साथियों यहां नोट डाल करके लिखिएगा कि यहां पर प्राथमिकता जो दी जाएगी, प्राथमिकता जो दी जाएगी वो किसको दी जाएगी? प्राथमिकता, पहला आंसर जो होगा साथियों वो कर्मधारय का होगा। किसका होगा? कर्मधारय का होगा। ठीक है, तो कर्मधारय का यहाँ पर क्या होगा? आपका कर्मधारय समास होगा। तो लेकिन अब यहाँ पर क्या है? विकल्प में कर्मधारय है ही नहीं, विकल्प में कर्मधारय है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में साथियों हम इसको क्या मानेंगे? इसको सामान्य अर्थ ना मान करके क्या मान लेंगे? एक विशेष पद मान लेंगे। कमल नयन, यानी यहाँ पर कमल नयन जो है वो हम मान लेंगे पर्यायवाची। और साथियों जब विशेष अर्थ की चर्चा करते हैं तो कमल नयन पर्यायवाची किसका हो जाता है? विष्णु का हो जाता है। विष्णु को हम लोग क्या बोलते हैं? विष्णु को हम लोग राजीव लोचन, कमल नयन, ठीक है, और भी अन्य नाम, नील कमल, ठीक है, इन अन्य नामों से भी हम जानते हैं। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहें तो एक नाम देखो विष्णु का आप लोगों ने सुना होगा कि पुंडरीकाक्ष। आप लोगों ने सुना होगा साथियों, याद रखिएगा, एक नाम होता है पुंडरीकाक्ष। आप लोगों ने अगर ना सुना हो तो कम से कम इस श्लोक को तो सुना ही होगा, जिसमें इसका प्रयोग होता है कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो
हरि, मंगलाय तनो हरि। तो यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर जब इस पद को आप तोड़ते हो ना, तो देखो ये पद क्या बनता है, पुंडरीक धन अक्ष। क्या बनता है, पुंडरीक धन अक्ष। और जब इसको देखते हो तो देखो यहाँ पर पुंडरीक बेटा किसका होता है, पुंडरीक कमल का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, कमल का पर्यायवाची होता है। अक्ष मतलब क्या होता है, अक्ष मतलब का होता है, अक्ष का मतलब होता है बेटा आंख। अक्ष का मतलब क्या होता है, आंख। तो यानी जो जिसकी आंख किसके जैसी है, पुंडरीक यानी कमल के, तो वही तो यहाँ लिखा है, वही तो। अगर पुंडरीक आज विष्णु का पर्यायवाची है तो कमल ने यहाँ क्या हो गया, विष्णु का अर्थ ले लिया। अगर विष्णु का अर्थ ले लिया तो बेटा अर्थ कैसा मिल गया, विशेष अर्थ मिल गया। कैसा मिल गया, और विशेष अर्थ हो गया तो बेटा इस प्रश्न का आंसर क्या लगा देंगे, सी, बहुब्रीहि समास लगा देंगे। ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर कमल नयन परीक्षा में पूछा जाए और विकल्प में कर्मधारय दिया हो तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर कर्मधारय ही होगा, कर्मधारय ही होगा। अगर कर्मधारय नहीं है तब क्या करो, बहुब्रीहि की ओर बढ़ जाओ। अगला प्रश्न देखते हैं, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। अब यहाँ पे बेटा इसको तोड़ोगे तो ये शब्द क्या है, ये शब्द टूटेगा दुह धन आत्मा में। ठीक है, दुह धन आत्मा में। और यहाँ पर देखो विसर्ग का परिवर्तन, विसर्ग का परिवर्तन बेटा, विसर्ग का परिवर्तन जब हम लोग देखते हैं विसर्ग संधि में तो वो विसर्ग का परिवर्तन ओ में भी होता है, रा में भी होता है। तो यहाँ विसर्ग जो है वो रा में परिवर्तित हो जाएगी, तो ये पद बनेगा दुर्धन आत्मा, दुर्धन आत्मा। अब उपसर्ग क्या होता है, तो बेटा उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग होता है मूल पद से पहले आने वाला पदांश, पहले आने वाला पदांश, पहले आने वाला पदांश, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, उपसर्ग के। तो यहाँ पर मूल पद क्या है, आत्मा है, तो पहले आने वाला पदांश क्या हो गया बेटा, दुर हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए दुर कहाँ दिया हुआ है, तो दुर दिया ऑप्शन सी में, आपका आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड सी इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बेटा, कंधा का तत्सम शब्द क्या है, कंधा का तत्सम शब्द क्या है। ऑप्शन ए स्कंध, बी स्कंद, सी कच्छू और डी कंधु। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कंधा का सही तत्सम रूप जो होगा वो क्या होगा, बी स्कंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी स्कंद हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो इनमें से कौन सा यौगिक शब्द है, कौन सा यौगिक शब्द है। तो बेटा यौगिक शब्द पहले विकल्प देख लेते हैं, ए रोटी, बी आप, सी भार्गव और डी डोर, डी डोर। तो अब जरा ध्यान से देखना बेटा, अगर यहां पर देखें तो सबसे पहले तो यही जान लो कि यौगिक क्या होता है। तो यौगिक जानने के लिए ध्यान रखिए कि यौगिक का मतलब हुआ बेटा, यौगिक का मतलब ऐसा शब्द जिसके सार्थक खंड संभव हो, जिसके सार्थक खंड संभव हो, सार्थक खंड संभव हो। और सार्थक खंड संभव होंगे, अगर सार्थक खंड संभव होंगे तो जाहिर सी बात है बेटा वो पद कैसे बनेगा, तो वो पद बेटा बन सकता है या तो संधि से बन सकता है, या तो संधि से बन सकता है, या समास से बन सकता है, समास से बन सकता है, या बेटा उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग से बन सकता है, उपसर्ग या प्रत्यय के प्रयोग से बन सकता है। अब पद बनेगा कैसे, तो बेटा सार्थक खंड संभव संधि होगी तो बेटा कैसे बन सकता है, यहाँ पर दो रूढ़ी पद आ सकते हैं, दो रूढ़ी पद आ सकते हैं। दूसरा किस प्रकार से हो सकता है, दूसरा बेटा रूढ़ी पद के साथ क्या हो, रूढ़ी पद के साथ कोई प्रत्यय हो, रूढ़ी पद के साथ कोई प्रत्यय हो, अथवा बेटा कोई उपसर्ग हो, अथवा कोई उपसर्ग लगे किसके साथ, रूढ़ी पद के साथ। यानी जब होगा तो इन तीनों दोनों को क्या हो, इन तीनों कंडीशन में पदों को अलग अलग किया जा सकता है, इसके सार्थक खंड हो सकते हैं, सार्थक खंड हो सकते हैं। तो ऐसा पद जिसके सार्थक खंड संभव हो, सार्थक खंड संभव यानी वो या तो संधि की प्रक्रिया से बने, या समास से बने, या उपसर्ग से बने, या फिर प्रत्यय की प्रक्रिया से बने, उसको हम किस नाम से जानते हैं, यौगिक के नाम से जानते हैं। अब जरा यहां पर देखो, क्या बेटा रोटी को तोड़ पाना संभव है, बिल्कुल नहीं है, रोटी को नहीं तोड़ सकते हो, ना यहाँ उपसर्ग है ना यहाँ प्रत्यय है, बल्कि ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मूल पद है, यानी इसके सार्थक खंड संभव नहीं है, तो ये नहीं होगा। आपको क्या तोड़ सकते हो बेटा, आप अपने आप में मूल पद है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा भार्गव, क्या इसको तोड़ सकते हो, कई लोग मेरे मित्र, कई मेरे भाई कहेंगे कि सर जी भार्गव को भी तोड़ना संभव नहीं है, लेकिन नहीं बेटा, ध्यान रखना भार्गव पद जो है वो तोड़ा जा सकता है, और वो टूटेगा तो बेटा ये संधि पद है। कैसा पद है, संधि पद है, और जब ये टूटेगा तो ध्यान रखो ये बनेगा भृगु धन आमे,
भृगुधन आ में। और भृगुधन आ में जब ये टूटेगा तो यहाँ पर देखो ये आ क्या हो गया, ये आ हो गया बेटा प्रत्यय का पद, बाद में जुड़ करके आ क्या बन गया, यानी प्रत्यय की प्रक्रिया से फलस्वरूप ये बना, प्रत्यय की प्रक्रिया से फलस्वरूप बना, तो ये प्रश्न आपका क्या हो गया, यौगिक पद हो गया। यानी इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन सी। डोर भी आपका क्या होगा, डोर भी आपका टूटेगा नहीं। यानी अगर हम चर्चा करें तो बेटा ध्यान रखना, रोटी, रोटी, आप और डोर, ये तीनों पद जो होंगे ना बेटा वो कैसे होंगे, रूढ़ पद होंगे। शब्दों का वर्गीकरण जरा ध्यान रखो, मैंने आप लोगों को पूर्व में भी पढ़ाया है कि शब्दों का वर्गीकरण किसके आधार पर, शब्दों का वर्गीकरण रचना के आधार पर जब किया जाता है, रचना के आधार पर किया जाता है तो कितने प्रकार से बेटा, 3 प्रकार से किया जाता है, 3 प्रकार से किया जाता है। वो कौन कौन सा होता है, एक होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा होता है बेटा योग रूढ़। तीसरा कौन सा होता है, योग रूढ़। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें से जो मैंने लिखा, अभी मैंने क्या लिखा, अभी जो मैंने लिखा भार्गव, वो कैसा पद हो गया बेटा, यौगिक पद हो गया। पक्का। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अथवा अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। ठीक है। प्रश्न हमारा क्या है, हमारा वाक्य जो दिया हुआ है, वाक्य हमारा है, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। अब यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वनाम का कौन सा भेद है, सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो यहाँ पर सर्वनाम का पद कौन सा है, जरा ध्यान से देखिए। तो अगर सर्वनाम का पद देखेंगे तो यहाँ पर आएगा, कौन सा आएगा, यहाँ पर सर्वनाम का पद आएगा बेटा अपने आप। यहाँ पर इसको देख लीजिए, ये अपने आप जो होगा वो सर्वनाम का पद हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर कार्यक्रम की तैयारी उसने अपने आप की, यानी कैसे की, इसकी जगह आप एक पद स्थापित कर देते हो स्वयं। ठीक है। स्वयं कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली, तो स्वयं कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली। और अगर विकल्प देखें तो यहाँ पर क्या है, संबंधवाचक, बी उत्तम पुरुष, सी मध्यम पुरुष और डी निजवाचक। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर अपने आप या स्वयं का जो पद होता है उसमें साथियों कौन सा सर्वनाम होता है, तो ऐसे पदों में साथियों निजवाचक सर्वनाम होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या आता है, स्वयं, स्वयं, खुद, स्वयं, खुद, अपना, ठीक है, या निज। इन शब्दों का प्रयोग यदि वाक्य में हुआ हो तो ऐसे पदों में सर्वनाम कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। ये ध्यान रखिएगा, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। अगला प्रश्न, निपात पद किसके अंतर्गत आता है, निपात पद किसके अंतर्गत आता है, ए संज्ञा, बी अव्यय, सी यौगिक और डी विशेषण। तो साथियों इस प्रश्न को मैं पूर्व की क्लास में भी करा चुका हूँ, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए प्रश्न था। तो निपात आप सभी जानते हैं किसके अंतर्गत आता है, अव्यय के अंतर्गत आता है। निपात क्या होता है, तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। निपात ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग वाक्य में बल देने के लिए होता है, बल देने के लिए होता है, बल देने के लिए होता है। ये हो गए निपात, ये हो गया निपात। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं आपको दिखाना चाहे तो जैसे हम बोलेंगे, मैंने एक वाक्य लिखा, आप काम करो या आप काम करेंगे। एक वाक्य मैंने लिखा, आप काम करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिख दें, इसी वाक्य को हमको थोड़ा बल देके कहना हो तो मैं कहूँगा आप ही काम करेंगे। अब देखिए दोनों वाक्यों में
मीनिंग एक ही है, लेकिन अब क्या हो गया, एक बल दे करके किया जा रहा है, यानी आपकी बाध्यता हो गई है कार्य करने के लिए, आपको विशेष रूप से क्या किया जा रहा है, निर्देशित किया जा रहा है। यहाँ अगर आप काम करेंगे यानी क्या हो, अगर आप नहीं कर सकते मतलब कार्य आपको करना है, आपको काम करना है, लेकिन अगर नहीं है तो क्या है, ठीक है, थोड़ा ढीला ढवाली हो गया। जैसे आपको बोला आपको काम करना है तो आप चलो ठीक है अभी रख दो, थोड़ी देर बाद काम कर लेंगे, निपटा लेंगे, या नहीं होगा तो किसी से कह देंगे भैया इसको कर दो। लेकिन अगर हम बोला आप ही काम करेंगे तो इसके लिए यानी बाध्यता हो गई, कुछ भी हो जाए कैसे भी हो कार्य आप किसी अन्य से ना करवा करके आप ही को इस काम को करना है। तो ये ही का जो पद होगा यहाँ पे किस रूप में हो जाएगा, ये बल प्रदान करने लगेगा, बल प्रदान करने लगेगा। और अगर बल प्रदान किया तो ऐसे पद में इसकी स्थिति कैसी हो जाएगी, निपात की स्थिति हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, निपात की स्थिति हो जाएगी। तो एक ऐसा पद हो जाएगा, निपात जो होगा बेटा अव्यय का पद हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे है बेटा, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आगे अगर देखें तो विकल्प देखें, ए पूर्वी हिंदी, बी राजस्थानी, सी बिहारी हिंदी और डी पहाड़ी हिंदी। तो आप मेरे साथियों बहुत अच्छे से समझ जानते होंगे कि मेवात शब्द जो है, मेवात जिला जो है वो कहाँ पे है, वो जिला राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में है, मेवात राजस्थान में। और अगर राजस्थान में है तो एक ऐसी हिंदी हो जाएगी बेटा, राजस्थानी हिंदी हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, राजस्थानी हिंदी हो जाएगी। ठीक है, हमने आपको बताया कि हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की उपभाषा आपको विकल्प में आपके ऑप्शन में उपस्थिति दर्ज करानी है। बहुत दिन से हमने अटेंडेंस नहीं ली है, चर्चा करते करते कि हमारे कितने छात्र वीडियो को देख रहे हैं, कितने नहीं देख रहे हैं। तो आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए वो प्रश्न, और ये प्रश्न है आपकी उपस्थिति का कि कितने लोग हमारे वीडियो को पूरे मनोयोग के साथ देखते हैं, पूरे के पूरे वीडियो पर फोकस करते हैं। हम तो अपनी ओर से मेहनत कर रहे हैं, क्या हमारे छात्र भी हमारे साथ जुड़ करके उतनी ही शिद्दत के साथ इस वीडियो को देखते हैं जो हम मेहनत करके आप लोगों के लिए ले करके आते हैं। तो आज का प्रश्न आपके लिए कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं उनको आपको बताना है नाम के सहित। कितनी उपभाषाएं हैं उनको आपको बताना है नाम के सहित। आपका विकल्प, आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जो है वो आपकी उपस्थिति को दर्ज कराएगा। और विश्वास मानिए साथियों, आपके अधिक से अधिक जो कमेंट होंगे वो हमारे उत्साह को बढ़ाएंगे और हम और भी अधिक मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ आपके सामने, नई ऊर्जा के साथ आपके सामने इसी प्रकार उपस्थित होते रहेंगे। तो मेरा आप सभी मित्रों से निवेदन कि अधिक से अधिक मात्रा में इस प्रश्न के उत्तर को कमेंट में लिख करके भेजें, कमेंट में लिख करके भेजें। अगला प्रश्न बेटा, वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा बताइए। वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा बताइए। है विकल्प है, ए थूक कर चाटना, बी तलवे चाटना, सी दमड़ी के तीन होना, डी दांत तालू में जमना। अच्छा, अब इस प्रश्न को देखो तो हम लोग कहते नहीं है कि यार जा तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं, तुम तो क्या किया, थूक कर चाट लिए हो, थूक कर चाट लिए हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो कहा उस बात से आप क्या किए, मुकर गए। उस बात से क्या हुए, मुकर गए। यानी वचन से फिरना के लिए हो गया आंसर थूक कर चाटना, ऑप्शन फर्स्ट, थूक कर चाटना। ठीक है, चल। अधुनातन का विलोम क्या है, अधुनातन का विलोम क्या है। ऑप्शन ए सनातन, बी पुरातन, डी अवनत और डी अद्यतन। तो अधुनातन का मतलब अगर साथियों देखेंगे तो अधुनातन का मतलब होगा क्या, वर्तमान, नया, नवीन, वर्तमान, नवीन, नया, ये होगा अधुनातन का मतलब। और अगर इसका देखेंगे तो इसका क्या बनेगा, नया का पुराना। ठीक है, नया का पुराना। तो यहाँ से अधुनातन का विलोम हो जाएगा क्या, बी पुरातन। ठीक है, बी पुरातन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो अगला प्रश्न है मेरा, कश्मीर कुसुम किसकी रचना कृति है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो आप लोगों ने हाई स्कूल में या 9th में कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड में कश्मीर सुषमा ये चैप्टर आप लोगों के किताब में है। और मैं आप लोगों से फोकस करता हूं, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि कई मेरे जो छात्र हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, ठीक है, वो हमसे हमेशा कहते हैं कि सर जी बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, हमें समस्या जो
आती है वो समस्या प्रायः क्या कहते हैं साहित्य में आ जाती है कि सर याद ही नहीं, कितनी किताबों को याद कर लें हम लोग, कितने लेखकों को पढ़ लें, कोई सीमा तो है नहीं, कहाँ से पूछेगा। तो मेरा उनसे यही कहना रहता है कि बेटा देखो सिलेबस आपके पेपर में आपकी तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। आप ये समझ लो कि सिलेबस एक तरीके से सिलेक्शन की कुंजी है। आप लोग क्या करते हो, कई छात्र मतलब ऐसा 90% लोगों का यही रहता है कि परीक्षा की तैयारी में तो कूद जाते हैं लेकिन उनको सिलेबस ही नहीं पता होता कि हमें पढ़ना क्या है। साथियों ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि पढ़ तो आप बहुत रहे हो, मेहनत तो बहुत हो रही है, लेकिन पेपर देने गए तो जो पढ़ा वो पेपर में आया ही नहीं। अब क्या होगा ऐसी कंडीशन में, क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में कहोगे सर जी क्या करें, पढ़ तो रहे थे लेकिन अब नहीं आया। तो ये किस कारण होता है? ये इस कारण होता है कि आयोग ने जो सिलेबस मेंशन किया ना, उस सिलेबस को आपने देखा ही नहीं, आप अपने मन से पढ़ते हुए चले गए। अगर उस सिलेबस को देखते तो आपको पता चलता कि भाई क्वेश्चन तो उसी से है, क्वेश्चन तो उसी से है। और जब आप सिलेबस को देखते हो ना तो साहित्य की जब चर्चा करता है तो वहाँ स्पष्ट रूप से मेंशन कर देता है कि इंटरमीडिएट तक की सामान्य हिंदी का साहित्य, इंटरमीडिएट तक की, मतलब बहुत ज़्यादा आपसे वो अपेक्षा नहीं करता है। इंटरमीडिएट तक आप लोगों ने कुल मिला के अगर देखा हो तो 9th में अगर हम चर्चा करें यूपी बोर्ड की, अगर आप लोग चर्चा करते हो ना, यूपी अधिकांश बच्चे जो हैं वो यूपी बोर्ड से ही होंगे, अधिकांश बच्चे इस परीक्षा में यूपी बोर्ड से ही है। तो आप यूपी बोर्ड की अगर बात करो तो हम एक औसत मान लें तो यूपी बोर्ड में देखो हिंदी का विभाजन किस प्रकार से है, एक गद्य होता है, एक पद्य होता है। पद्य को कहीं कहीं काव्यांजलि, कभी हम लोग जब पढ़ते थे तो काव्यांजलि के नाम से पुस्तक चलती थी, अब उसका हो सकता है शीर्षक परिवर्तित हो गया हो। ठीक है, समझते जाइएगा, मैं आपको चीज बता रहा हूं। तो अगर हम औसत मान ले तो भाई 10 चैप्टर किस में होते थे, 10 चैप्टर गद्य में होते थे, 10 चैप्टर पद्य में होते थे। तो अगर एक क्लास को मान लो तो एक क्लास में आपको 20 हम कह रहे चलो मान लो 25 चैप्टर पढ़ने पड़े, 25 चैप्टर पढ़ने पड़े। तो इस प्रकार से आपने कितनी 9, 10th, 11, 12th 4 क्लासें पढ़ी, और 4 क्लासों में अगर 25 एक साल में पढ़ा तो 25 चौका 100, आपने 100 कवियों के बारे में, लेखकों के बारे में पढ़ लिया, 100 कवियों के या लेखकों के बारे में पढ़ लिया। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, अपने अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूं। आपने अब इसमें क्या होता है ना, कभी कभी जैसे 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल के डिफरेंस पे क्या होता है कि कुछ लेखक नए जुड़ जाते हैं, कुछ लेखक हट जाते हैं। तो अब आप ये देख लीजिए कि थोड़ा और निकालोगे तो कुल मिलाकर के 10 से 15 लेखक घटे या बढ़े होंगे, 10 से 15 लेखक घटे या बढ़े होंगे। तो ये 100-150 लेखक जो उसमें हैं आपके, या कवि है उसमें, उनके बारे में उनकी कौन सी रचना है, इतना आपको पढ़ना है। इतना हजारों लाखों कवि और लेखक मिलेंगे। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास 10वीं सदी से प्रारंभ होता है, 10वीं सदी से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो सब नहीं देखना ना। आपको देखना है कि हमने 9 से लेकर 12th तक जो 110 कवियों लेखकों के बारे में पढ़ा है, उनकी जो रचनाएं हैं वो भी प्रमुख रचनाएं, ये नहीं कि उनकी सारी रचनाएं देख डालो, उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो वहां मेंशन है, जो आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ी है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, बस उन्हीं को देखना है आपने, उन्हीं को देखना है आपने। बस आप विश्वास मानिए, आप ऐसा करके देखिए, अनसॉल्व उठा के देख लीजिएगा आप, यूपी SSC, यूपी पुलिस, यूपी टेट, सुपर टेट और सीटेट परीक्षा का आप कोई भी प्रश्न जो होगा ना मेरे भाई, कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आया। तो लिमिटेड इतना भी पढ़ के उसने मेंशन कर दिया है आपको, अब आपको वो पढ़ना, ये जरूरी है आप जुटे पड़े हो इधर से उधर से उधर से, नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा। आएगा कहाँ से? यहीं से आएगा। तो बस फोकस कर लो, देख लो कि 9, 10, 11, 12 में किसको पढ़ के आए हो, उसी को आपको पढ़ना है, उसी की आपको रचनाओं को याद करना है। तो ये आपने कक्षा 9 या 10 में पढ़ी होगी, कश्मीर सुषम जो रचना है वो किसकी है साथियों? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों बोलते हैं कोणार्क किस विधा की रचना है। साथियों रिपीटेड क्वेश्चन है, इसकी मैं चर्चा भी कर चुका हूं। कोणार्क किस विधा की रचना है? ए कहानी, बी नाटक, सी उपन्यास और डी निबंध। तो साथियों इसकी
विधा है नाटक, नाट्य विधा में लिखी गई है। एक फिर से दूसरा प्रश्न मैं आज आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, बस इस चीज़ को चेक करने के लिए कि पूर्व में मैंने 5, 7, 8, 10 क्लास पहले जब ये क्वेश्चन कराया था तो इस क्वेश्चन की पूरी व्याख्या दी थी। आपसे बस ये जानना है कि इसके रचनाकार कौन है, रचनाकार कौन है, आपको लिख करके बताना है रचनाकार का नाम। सत्य के साथ ही अगर आप लोग बताते हैं तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि पढ़ाई हुई चीज़ें आपके रिवीजन में है, आप लोग उसको अच्छे से याद कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी बढ़िया है। और अगर आप देख करके कहीं ढूंढ करके बताते हैं तो जाहिर सी बात है आपको अपनी पढ़ाई पर और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न, निम्न में से निषेधवाचक वाक्य का चयन करना है। कौन सा वाद निषेधवाचक है, यानी जिसमें मना करने का अर्थ प्रदान हो रहा है, किसी कार्य को करने के से रोकने का भाव दे रहा है। पहला, सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है। कहीं कहीं ये तो सामान्य सी चर्चा हो गई, बता दिया गया, कहीं रोकने का कोई भाव नहीं, हट गया। क्या सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है? अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया प्रश्न, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ आ गया, तो ये निषेध का नहीं बल्कि प्रश्न पूछने का भाव हो गया, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, यानी ये भी नहीं है। अरे सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है, यहां पर देखिए, यहां पर ये चिन्ह किसका, विस्मय, विस्मयादिबोधक का आ गया, विस्मयादिबोधक का चिन्ह आ गया, तो ये कैसा वाक्य हो गया, विस्मयादिबोधक वाक्य हो गया, यानी ये भी आंसर नहीं। अगर तीनों आंसर नहीं है तो चौथा इस प्रश्न में इनमें से कोई नहीं, इस प्रश्न का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों ही वाक्य जो है वो निषेधवाचक के नहीं है, निषेधवाचक के नहीं है। इस प्रश्न का आंसर हो गया 4th। अगला क्वेश्चन, बकरी का पर्यायवाची है, बकरी का पर्यायवाची है। विकल्प ए अजा, बी अक्षी, सी चंचला और डी इशु। तो साथियों ध्यान रखिएगा, बकरी का पर्यायवाची होता है अजा, बकरी का पर्यायवाची क्या होता है, अजा। अगर हम बात करें अक्षी, तो अक्षी बेटा किसको बोलते हैं, अभी मैंने पीछे बताया, अक्षी का मतलब होता है आंख, अक्षी का मतलब क्या होता है, आंख। चंचला, विद्युत चपला चंचला, साथियों ये पर्यायवाची होता है, पर्यायवाची किसका होता है, बिजली का। और ईशु, ईशु साथियों, ईशु जो पर्यायवाची होता है याद रखिएगा, ये बाण अथवा तीर को बोलते हैं, बाण अथवा तीर को क्या बोलते हैं, ईशु के नाम से जानते हैं, ईशु के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न साथियों हमारा, प्रयोजन का समानार्थी नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी कौन सा पद नहीं है, तो ऑप्शन ए हेतु, बी लक्ष्य, सी उद्देश्य और डी नियोजन, डी नियोजन। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी नियोजन। नियोजन जो है वो प्रयोजन का समानार्थी पद नहीं है, बल्कि अगर हम चर्चा करें तो हेतु, लक्ष्य और उद्देश्य, इनका समान अर्थ क्या होता है, प्रयोजन ही होता है। अगला प्रश्न है हमारा, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, ठीक है, गिरा हुआ एक के लिए एक शब्द है। विकल्प ए पतित, बी लुंठित, सी धराशायी और डी पातकी। तो साथियों जानते हैं हम लोग, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है, आंसर ए होगा पतित। हम लोग बोलते भी हैं, चौपाई है कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। इसका मतलब क्या हुआ कि रघुपति राघव राजा राम जो है ये क्या है, पतित पावन सीता, रघुपति राघव राजा राम जो हमारी चौपाई है, पंक्ति है, ये कैसी है, जो क्या करती है, पतित को, पतित यानी गिरे हुए को भी पावन कर देती है, गिरे हुए को भी पावन कर देती है, यानी किसको, पतित को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पतित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुल्यता बोधक चिन्ह है। तुल्यता का मतलब होता है तुलना कराने वाला, तुल्यता का मतलब होता है तुलना का। तुलना किसके मध्य होती है, तुलना बेटा कब होती है, तुलना के मध्य होती है जब दो पद कैसे हो, समान हो, समान पदों के मध्य। और जब सब पद समान होंगे तो उसके लिए किसका प्रयोग होगा, इक्वल का या तुल्यता का चिन्ह होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, तुल्यता बोधक चिन्ह के रूप में बराबर या इक्वल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न बेटा, तरी और तरी का सही अर्थ है, तरी और तरी का सही अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेटा आंसर है ए गीलापन और दूसरा नाव, और बी नाव और गीलापन, सी तरना और तोड़ना, डी तारना और धनुष। तो बेटा यहाँ पे दो विकल्प तो हटा ही दो, यहाँ पे इसका कोई लेना ही देना नहीं। अब अगर बात करें तो यहाँ पे देखो शब्द बेटा तरिणी मैंने बताया था, तरिणी, ठीक है, तरिणी शब्द, तरिणी जो होता है वो किसका होता है, तरिणी नाव का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे ये जो तरी शब्द भी हुआ ना, तरी ये किसका हो जाएगा, ये नाव का हो जाएगा, यानी ये वाला पद जो होगा वो किसका होगा, नाव, यानी ये दूसरा पद है तो दूसरा पद नाव का हो जाएगा, और पहला पद जो बचा वो किसका, गीला। इसी तरी से शब्द बनता है साथियों, आप लोगों ने देखा होगा तरावट, ठीक है, तरावट, ठीक है, तरावट का मतलब गीलापन,
थोड़ा सा गीलापन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े तो अगला प्रश्न हमारा है गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? विकल्प गौ का गौ या गौएं या गाय या गाय। तो सब बहुत अच्छे प्रकार से जानते हैं कि साथ ही गौ का जो होगा वो सामान्य बहुवचन क्या होगा? गौएं होगा। सामान्य बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन बी गौएं होगा। पहचान मैं आपको बता चुका हूं, पीछे आप लोग जाकर के रिवीजन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, तरुण का समानार्थी शब्द बताइए। तरुण का समानार्थी शब्द बताइए। विकल्प एक कोलाहल, इसको एक साथ लिख लीजिए, थोड़ा गलत लिखा है, इसको लिख लीजिए कोलाहल। कोलाहल का मतलब क्या होता है? कोलाहल का मतलब शैतानी करना, शोर मचाना। ठीक है, चल ठीक है, शोर मचाना। बी किशोर, सी समझदार और डी कोई नहीं। तो तरुण अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? तरुण अवस्था का मतलब होता है किशोर अवस्था। तो तरुण अवस्था को अगर अवस्था से रिप्लेस कर दे, हटा दे, तो तरुण का अर्थ बनेगा किशोर, यानी तरुण का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी किशोर। तरुण का अर्थ क्या हो जाएगा? किशोर। अगले प्रश्न को अगर हम देखें तो निम्न में से किस शब्द में यण संधि है? निम्न में से किस शब्द में यण संधि है? ऑप्शन ए हिमालय, बी इत्यादि, सी तल्लीन और डी देवेंद्र। हम पद को अगर तोड़ लें तो बेटा एक एक पद को तोड़ लेते हैं। देखिए हिम धन आलय, ये हो गया हिम धन आलय। ठीक है, इस पद को अगर तोड़ लेते तो ये शब्द बन गया इति धन आदि, इति धन आदि, इति धन आदि। इस पद को तोड़ ले तो शब्द बन गया बेटा तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन। और इस पद को तोड़ ले तो बेटा ये पद बन गया देव धन इंद्र। क्या बन गया? देव धन इंद्र। अब जरा देखो यण संधि पूछ रहा ना बेटा, तो यण संधि का सूत्र क्या होता है? ई के साथ क्या आए? आ आए, यानी पहले पद का समापन किससे हो? ई से हो, दूसरे पद का समापन आ से हो। तो यहाँ पर क्या होता है? ई जो होती है बेटा वो किस में बदल जाती है? या में बदल जाती है। अब जरा यहाँ पर देखो पहले पद पे ई कहाँ पे मिल रही है? तो जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले पद पे क्या मिला? यहाँ पे मिला आ। यहां पर पहले पद पे क्या मिला? ई। यहां पर पहले पद पे क्या मिला? ता। और यहां पर पहले पद पर क्या मिला? आ। तो यहां पर देख लो बेटा, इसी बात से स्पष्ट हो गया। यण संधि अगर आपको मालूम है, पहले पद पे ई, पहले पद पे ई आए, तो पहले पद पे ई किस में मिली? पहले पद पे मिली इसमें बेटा, सेकंड ऑप्शन में आपका आंसर हो गया इत्यादि। अब दूसरा पद किस पे आ रहा है? तो देख लो बेटा दूसरा पद यहां पर आ रहा है आ। ठीक है, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है यहाँ पर आ हो, यहाँ पर कोई भी असमान स्वर हो, ये लिख सकते हो, कोई भी असमान स्वर हो। यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, आ के अतिरिक्त वो भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, कुछ भी भी आ सकता है, बस ई के बाद ई नहीं आएगा, ई के बाद ई नहीं आएगा। तो यहाँ पर आ गया इति धन आदि। अब हमने क्या बताया? ई किस में बदलती है? या में बदलती है। तो देखिए ई या में बदल गई, शब्द हो गया इत्यादि। अब अगर हम चर्चा करें तो ऊपर क्या आ रहा है? तो बेटा आ के बाद क्या आ रहा है? आ के बाद क्या आ रहा है? आ। तो यहाँ साथियों लिख लीजिए, यहाँ कौन सी संधि होगी? समान स्वर आ रहा है तो दीर्घ संधि हो गई। समान स्वर आ रहा है तो कौन सी हो गई? दीर्घ संधि हो गई। अच्छा, इसका आंसर तो हो ही गया, ये यण संधि है। इसका आंसर तो हो ही गया, ये यण संधि है। अगर हम चर्चा करें बाकी की तो जरा यहाँ पे देखो, तो इसमें ता के बाद क्या आ रहा है? ता के बाद ला आ रहा है, ता के बाद, यानी दोनों पदों पे क्या मिला? दोनों पदों पे व्यंजन मिल गया। दोनों पदों पे व्यंजन मिल गया तो संधि कौन सी हो गई? व्यंजन संधि हो गई। दोनों पदों पे व्यंजन मिल गया तो संधि कौन सी हो गई? व्यंजन संधि हो गई। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर चर्चा करें तो यहाँ आ के बाद क्या आ रहा है? आ के बाद ई आ रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले पीछे मैंने साथियों चर्चा की थी, आ के बाद ई आता है तो वहां पर वो किसमें? ए में बदल जाता है। तो वो संधि कौन सी होती है? गुण संधि होती है। कौन सी होती है? गुण संधि होती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड, और बाकी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, सी यण संधि और डी दीर्घ संधि। तो इस पद को अगर आप तोड़ पाओगे ना तो बेटा पद देख लो टूटेगा मनः धन विज्ञान में, मनः धन विज्ञान में टूटेगा ये पद। और जाहिर सी बात है, देखो पहले पद के अंत में क्या आया? विसर्ग आया, और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या आया? व्यंजन आया। और किसी भी एक पद पर क्या आ जाए? विसर्ग आ जाए मेरे भाई, किसी भी एक पद पर विसर्ग आ गए तो वहां पे संधि कौन सी हो जाती है? सभी जानते हैं मेरे भाई, विसर्ग संधि हो जाती है, विसर्ग संधि हो जाती है। तो अगर विसर्ग आ गया तो संधि कौन सी हो गई? विसर्ग संधि। और इस पद में क्या गया? मनः धन विज्ञान। मनः, यहाँ विसर्ग का किसमें परिवर्तन हो गया? विसर्ग का बेटा ओ में परिवर्तन हो गया, विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो और देखो, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? फिर से देखो साथियों, प्रश्न आया है, लेकिन आप चीज जरा ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न का आंसर आपका वही होगा जो आपने 9 से लेकर 12 तक में उस लेखक के बारे में, उस कवि के बारे में, उस रचनाकार के बारे में पढ़ा होगा।
देखिए, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, मालती जोशी, मैं निश्चित कह रहा हूं आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा है। इनके बारे में आपको 9 से 12 तक नहीं पढ़ाया गया, लेकिन इन तीनों के बारे में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। आप जाकर के देखिएगा तो जैनेन्द्र कुमार भी इंटर में है और प्रेमचंद तो 9th में है, जयशंकर प्रसाद 9th 10th में किसी एक में आपको मिल ही जाता है। तो अगर चर्चा की जाए तो स्कंदगुप्त किसकी रचना है, तो स्कंदगुप्त जो है नाटक की विधा है और ये किसकी है, बहुत चर्चित रचना है जयशंकर प्रसाद की। किसकी? जयशंकर प्रसाद का बहुत चर्चित नाटक है स्कंदगुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? विकल्प ए अमृत रूपी वचन, बी वचन रूप और अमृत, सी अमृत जैसी वाणी और डी वचन रूपी अमृत। या पहला क्या अमृत रूपी वचन था और दूसरा क्या है वचन रूपी अमृत। देखो पद का जो क्या विग्रह करते समय, विग्रह जो होता है उसमें जो समस्त पद में जो पद होते हैं ना वो पद जरूर आते हैं, पदों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती। तो देखिए अगर इसको तोड़ोगे तो इसमें 2 पद तो जरूर आएंगे, वचन और अमृत। इसकी जगह पर कोई दूसरा पद नहीं ला सकते, ये दोनों तो रहेंगे। अगर ये दोनों नहीं है तो वो आंसर नहीं होगा। तो ये वाणी हटा दो और ये वचन और अमृत, अब तीन बचे तुम्हारे सामने, एक आंसर तो हट गया। अब यहाँ पर देखो क्या वचन और अमृत, क्या यहाँ पर ये एक जैसे समान पद है? समान पद समान अधिकरण के हैं? तो नहीं बेटा, समान अधिकरण के नहीं है। समान अगर पद होते, एक ही प्रकृति के होते, एक दूसरे के विपरीत होते, तो यहाँ पर और का पद जो होता है ना मिटे द्वंद्व में हो जाता, तो वो नहीं होगा। अब अगर बात करें तो क्या होगा, अमृत रूपी वचन या वचन रूपी अमृत। तो वचनामृत का मतलब होता है कि ऐसे वचन जो कैसे हो, अमृत रूपी हो। कैसे? सॉरी, मतलब ऐसे वचन जो क्या हो, अमृत रूपी हो। तो इसका आंसर क्या बचेगा? इसका आंसर जो बनना चाहिए बेटा वो बनना चाहिए वचन रूपी अमृत। ठीक है, मतलब वचन ऐसे, वचनामृत को अगर हम बोले तो ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे वचन, वचनामृत जैसे हम लोग कहते नहीं है कि उनके सत्संग क्या है, वचनामृत की तरह है, यानी उनके सत्संग में जो वचन लिखे वो कैसे थे, अमृत की तरह थे। अमृत का मतलब क्या होता है? अमृत का मतलब होता है जिसको पी करके आदमी मरे ना। तो मरने का भाव यहाँ पे नहीं, शरीर से नहीं है, यानी उनके वचनों को सुन करके ऐसा अमृत पता चला, वो ऐसे अमृत का रूप था जिससे सुन करके मन में एक नवीन चेतना, नवीन उत्साह, नया उमंग आ गया। तो इस पद का साथी बनेगा क्या, वचन रूपी अमृत। ठीक है, जो अमृत कैसा है, वचन के रूप में है। अमृत कैसा है, वचन के रूप में है। तो इस पद का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वचन रूपी अमृत। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों कुछ आज के जो प्रश्न है, आज के अंक के, वो प्रश्न हमने यहाँ पर समाप्त किए। आशा करता हूँ कि आज के जो प्रश्न है, जिसमें से हमने कुछ प्रश्न आपके रिवीजन के 4-5 प्रश्न पुराने भी लिए, जिससे ये चीज पता चलती रहे कि हम लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं तो जो प्रश्न हम पीछे कराते आ रहे हैं क्या वो आपको तैयार भी होते जा रहे हैं या नहीं। तो उस उद्देश्य के साथ हमने कुछ पुराने 3-4 प्रश्नों के साथ और कुछ नवीन प्रश्नों को आज आपके अंक में समाहित किया। तो आशा करता हूं आज का ये अंक आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की तिथि हर शिक्षक और हर छात्र के जीवन के लिए एक बहुत महत्व रखती है। आज साथियों 5 सितंबर की तिथि है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है। तो आज शिक्षक दिवस के इस मौके पर इस मंच से मैं अपने उन सभी गुरुओं को याद करता हूँ, नमन करता हूँ और उनका मतलब अपने उनके चरणों में अपना वंदन, अपना शीश नवाता हूँ, जिनके क्या कहते हैं ज्ञान के माध्यम से मैं इस काबिल हो सका कि आज उन्हीं के कदमों पर बढ़ते हुए, उन्हीं की दी हुई शिक्षाओं के माध्यम से, उन्हीं की दी हुई सीख के माध्यम से, उनसे जो भी शिक्षा मिली, जो भी कुछ बुरा तो नहीं कह सकते, गुरु कभी भी बुरा नहीं सिखाता, जो कुछ भी उन्होंने मुझे सिखाने का प्रयास किया, जो भी उसका एक अंश भी अगर मैं सीख पाया हूँ तो उसके माध्यम से जो मैं आज आपके सामने खड़ा हो करके आप सब लोगों को यहाँ पर थोड़ा भी ज्ञान दे पा रहा हूँ, तो उन सभी गुरुओं को मैं दिल की अतल गहराइयों से सादर अभिनंदन, नमन और वंदन करता हूँ। और प्रयास साथियों मेरा यही रहता है कि जो भी हमने अपने गुरुओं से सीखा है, ठीक है, कुछ ना कुछ एक अंश आपको दे करके जाए। साथियों, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर एक शिक्षक तो मैं अपने आप को वैसे भी नहीं, क्योंकि शिक्षक क्या है, शिक्षक भी एक, अगर मेरे शब्दों में अगर आप
चाहें तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि शिक्षक भी जो है वो एक विद्यार्थी ही है, एक छात्र ही है। क्योंकि अगर उसने नवीन चीज़ों को खोजना या अपनी जिज्ञासा को शांत कर दिया तो विश्वास मानिए साथियों, वो शिक्षक नहीं रह जाता है। उस शिक्षक की उसी दिन मृत्यु हो जाती है जिस दिन वो नई नई चीज़ों को खोजना बंद कर देता है। तो वास्तव में एक अच्छा शिक्षक वही है जो अपने पूरे जीवन में एक छात्र की भांति, एक शोधार्थी की भांति नई नई चीज़ों को खोजे, नई नई चीज़ों को जानने की जिसके मन में उत्सुकता हो। तो साथियों, मैं यही एक शिक्षक के तौर पर आप लोगों को कहूँगा कि साथियों, आप कितना भी ज्ञान क्यों ना अर्जित कर लें, लेकिन आपके मन के अंदर की वो जो जिज्ञासा है, नई चीज़ों को जानने की इच्छाएं हैं, उसको आप अपने मन से कभी ना समाप्त होने दें। क्योंकि जिस दिन आपके मन से ये चीज़ समाप्त हो गई, विश्वास मानिए कि आपके आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं वो स्वतः ही बंद हो जाएंगे। परंतु यदि आपके मन में जिज्ञासा है, नई नई चीज़ों को खोजने की आपकी प्रवृत्ति है, तो विश्वास मानिए आप स्वतः ही उन चीज़ों को खोजने में ऐसी कई चीज़ों को पा जाएंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और आप चाहे जीवन का पथ हो, चाहे ये परीक्षा का पथ हो, चाहे किसी भी तरीके का पथ हो, आप मानसिक रूप से अपने आप को इतना सुदृढ़ और सक्षम बना पाएंगे कि फिर कोई बड़ी से बड़ी समस्या भी जीवन में आपको विचलित नहीं कर सकती, आपको डरा नहीं सकती, डिगा नहीं सकती। तो साथियों, बस इसी एक कहे तो शुभ संदेश के साथ, और या अगर कहूँ तो शुभकामनाओं के साथ कि जीवन में बहुत ही आपको लंबा जीवन जीना है, आपको जीवन में बहुत सी चीज़ों का भी सामना करना है, तो विपत्तियों में घबराना नहीं है, विपत्तियों में घबराना नहीं है, और डट करके सामना करते हुए आपको उन विपत्तियों का सामना करना है। क्योंकि साथियों, बहुत एक चर्चित कवि हैं, मुझे उनकी लाइन बहुत प्रिय है कि हम सब अभी युवान हैं, और युवान का क्या कर्तव्य होता है? युवान का कर्तव्य ये नहीं होता कि वो क्या कहते हैं, विपत्तियों को देखकर अपने हथियार डाल दे, बैठ जाए, बल्कि साथियों, कवि 4 लाइनों में कहते हैं। उनकी 4 लाइनों के साथ हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर समाप्त करते हैं, और इसे ही आप संदेश समझ लीजिए अपने जीवन का, इसको आप धारण कर लीजिए। वो कवि कहते हैं कि जो कांटों में मुस्काए जवानी उसको कहते हैं, और जो राहें नई बनाए जवानी उसको कहते हैं। मैंने क्या कहा कि राहें बनाना मतलब क्या? नित्य नवीन चीजों को सीखना, नए नए पथ पर अग्रसर होना। कांटों में मुस्कुराना का मतलब क्या? कि जीवन में कितना अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, है, दुष्यंत शायद मुझे नहीं याद आ रहा है, किसी कवि ने कहा है कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, पर दिया जलाने को मना कहाँ है? दिया जलाने को आप एक कदम बढ़ाइए, आप एक कदम बढ़ाइए, दिया जलाने का साहस का मन भाव में लाइए। विश्वास मानिए, बड़े से बड़ा अंधेरा भी क्या होगा, छट जाएगा, उजाले में आपको रास्ता स्वतः ही नजर आ जाएगा। तो वो कहते हैं कि कांटों में मुस्काए जवानी उसको कहते हैं, जो राहें नई बनाए जवानी उसको कहते हैं। अरे चलते चलते गिर जाएं हम, ये भी मुमकिन है। पर साथियों, कोई भी बालक ऐसा नहीं है जो खड़ा होकर के सीधे दौड़ने लगता है। बचपन में जब बालक चलना प्रारंभ करता है तो चलते हुए कई बार गिरता है, उसके चोट लगती है, लेकिन वो उठता है, मनोबल के साथ चलता है, और चलते 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 वो क्या करने लगता है, दौड़ना प्रारंभ कर देता। तो यही है, इसी प्रकार से जब हम अपनी सफलता, कोई एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य के पीछे चलते हैं, तो उस लक्ष्य में चलते चलते कई बार क्या होता है, असफलताएं हमारे जीवन में आती हैं। लेकिन वो असफलताएं क्या हैं? वो असफलताएं हमें सिखाती हैं कि सफलता के लिए जो प्रयास किया, जो प्रयास हमने किया, वो प्रयास पूरे मन के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी शिद्दत के साथ नहीं किया गया। कोई ना कोई कमी रह गई, उस कमी को खोज करके हमको फिर से आगे बढ़ना है। तो ये असफलताएं से हमें विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि असफलताओं से हमें सीखना चाहिए। तो वो कहते हैं कि चलते चलते गिर जाएं हम, ये भी तो मुमकिन है, पर जो गिर करके उठ जाए जवानी उसको कहते हैं। कि ऐसा नहीं है कि एक असफलता हो गई तो हमने वहां पर सब कुछ त्याग दिया। नहीं, उस एक असफलता के बाद उस असफलता के जो कारण रहे हैं, उन कारणों को आप चिन्हित कीजिए, उन कारणों को दूर करके आप आगे बढ़िए। निश्चित मानिए, विश्वास ही
एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज आप सभी से विदा लेता हूं, अपनी आज की चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं, अगले इस वादे के साथ कि अगले अंक में हम और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। मेरे सभी साथियों को जय हिंद।